आप लोगों की सबसे अच्छी मैं बात बता देता हूँ। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जो चीज़ आपको अगले 3 सालों में करनी है, वो आप साथ के साथ करते चल रहे हो। तैयारी के कई चरण होते हैं। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ। मैं यहाँ पर क्यों थोड़ा-सा लेवल बढ़ा करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। होता क्या है, हमें लगता है यहाँ पर कि हमारा जी सिलेक्शन है, कोई मैथ स्पेशल बैच लेंगे हो जाएगा, घंटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप जब अपने लाइफ के फेज़ नंबर 1 पे होते हैं, ठीक है? फेज़ नंबर 1 कौन-सा फेज़ होता है? जब आप कोचिंग में होते हैं। तो जब आप कोचिंग ले रहे होते हैं, जब आप क्लास ले रहे होते हैं ना, उस समय मेरे भाई आपको यहाँ पर 8 से लेकर के 12 महीना लग जाता है। और क्या लग जाता है? तो खाली इसके अंदर में सिलेबस को पूरा करने में। इसके अंदर में यहाँ सिलेबस को पूरा करने में। इसमें मैंने यहाँ पर ये देखा है कि जैसे जो ऑफ़लाइन वाले बालक होते हैं, ठीक है? उनका सिलेबस ऑनलाइन वालों के मुकाबले बहुत लेट कंप्लीट होता है। क्यों लेट कंप्लीट होता है? क्योंकि एक तो ऑफ़लाइन में जाने में वक़्त लगता है, आने में वक़्त लगता है। तो जाने और आने का जो आधा और आधा घंटे का जो समय है 1 घंटा, वो यहाँ पर पिट जाता है ऑनलाइन वालों के मुकाबले। क्योंकि ऑनलाइन वालों को कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। 2 मिनट में मोबाइल में चीज़ें स्टार्ट की और वहाँ पर जो है चीज़ें शुरू हो गई। दूसरा ऑफ़लाइन में जो एक और वक़्त जाता है, वो ये जाता है कि कॉपी और पेन में नोट करने में। मास्टर साहब ने पढ़ाया बोर्ड पे, अब उसको कॉपी में बैठ के छाप रहे हैं। उसको छापने में फिर पहले तो 5 मिनट वो क्वेश्चन समझाते हैं, फिर 5 मिनट वो लिखने को देते हैं। बोलोगे आपको कैसे पता? हमने भी ऑफ़लाइन पढ़ाया है ना, तो हमें ये बात पता है। ऑनलाइन में अगर 1 घंटे में मैं 10 क्वेश्चन करा सकता हूँ, तो ऑफ़लाइन में 1 घंटे मेरे 7 ही क्वेश्चन होते थे, जिसके कारण ऑफ़लाइन का हमेशा सिलेबस डिले जाता है। और अगर वो टीचर डिले नहीं करना चाहता, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन्स को वो कम कर देता है। ठीक है? तो यदि आप ऑफ़लाइन में पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेबस अमूमन क्योंकि आपके कई विषय होते हैं ना, आपके मैथ भी है, रीज़निंग भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है और ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको यहाँ पर फ़ेज़ 1 कोचिंग में इतना समय लगता है। जिस बच्चे ने कोचिंग सही से की होती है, तो उसके बाद में जो उसका फ़ेज़ नंबर 2 आता है, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? फ़ेज़ नंबर 2 होता है मेरे भाई सेल्फ स्टडी का, ठीक है? आप यहाँ पर जितना बेस्ट करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ मालिक, जितनी बढ़िया तैयारी आपकी यहाँ होती है, यहाँ का समय उतना कम लगता है। किसी बच्चे ने अगर ये जैसे मानो मैं 2 तरह के बच्चों को बताता हूँ। 2 तरह का बच्चा है, दोनों का दोनों ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं। पहला बच्चा यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि अभी कोचिंग जा रहा है और एकदम मस्ती-मस्ती में, जैसे मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाता था बतरा सिनेमा में। तो जैसे कुछ बच्चे ये होते थे कि अरे यार अभी तो कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ाई तो हम बाद में करेंगे। तो मम्मी-पापा से पैसे ले लिए, आकर के ऑफ़लाइन में एडमिशन करवा लिया। एडमिशन कराने के बाद में किसी दिन क्लास आ रहे हैं और किसी दिन नहीं आ रहे हैं, तो कुतुब मीनार घूमने जा रहे हैं, कभी लाल किला घूमने जा रहे हैं, तो शाम को यहाँ बतरा सिनेमा में चाय पी रहे हैं, तो दोस्तों के साथ में जो है मूवी देखने जा रहे हैं। तो मतलब इनका उद्देश्य ये है जैसे ये कॉलेज लाइफ़ नहीं जिए हुए हैं, तो ये क्या करते हैं कोचिंग को ही कॉलेज लाइफ़ बना देते हैं और उसके बाद में बढ़िया से अपना बस हाँ कि इतना है कि क्लास में जो सर ने पढ़ाया वो मेरे कॉपी में होना चाहिए। इनकी मानसिकता क्या होती है, अगले दिन अगर ये क्लास नहीं आते थे या जिस दिन क्लास नहीं आते थे, भाई थोड़ा फ़ोटो भेज दियो नोट्स के जल्दी जो आज सर ने पढ़ा है और सर के नोट्स के फ़ोटो को वहाँ पर ये अपने कॉपी में छापते थे। ये कभी समझ ही नहीं पाए कि जनरल कॉम्पिटिशन में है, नोट्स के आधार पर तो सिलेक्शन यहाँ होता ही नहीं है। वो 10वीं और 12वीं की कहानी थोड़ी है कि नोट्स पूरे होने चाहिए कि उसको पढ़ करके चले जाएँगे और उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिट्टो यहाँ पर और उसी की थ्योरी लिख करके चले आएँगे तो नंबर मिलेगा। सर ये जनरल कॉम्पिटिशन है, यहाँ कांसेप्ट को समझना पड़ता है, ठीक है? सेम डेटा का क्वेश्चन थोड़ी आता है, किसी टीचर का पढ़ाया सेम नोट्स का क्वेश्चन उठ के आ जाए, नहीं। कंसेप्ट सेम होता है, क्वेश्चन सेम नहीं होता। यानी अगर तुम कंसेप्ट को नहीं समझोगे, तुम क्लास में फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं हो, तो तुम कितना भी नोट्स लेके छाप लो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ठीक है? तो यानी आपको उस क्लास में प्रेज़ेंट होना पड़ेगा, लेकिन अभी ये नहीं समझते हैं, तो अभी तैयारी के इनिशियल पड़ाव में है। अभी इनके लिए नई-नई तैयारी है, तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा ढीला लेते हैं। इसको ढीला लेते हैं, तो इस केस में जो यहाँ पढ़ाई को ढीला लेता है, उसको सेल्फ स्टडी में ना करते-करते गारंटी कहता हूँ 1 साल लगेगा ही लगेगा डिसेंट स्कोर तक पहुँचने में। लेकिन जिस बच्चे का माइंडसेट बहुत क्लियर है कि भाई मुझे अभी एसएससी करना है, एसएससी के बाद में मुझे यूपीएससी करना है, यूपीएससी के बाद में मुझे आगे किसी पड़ाव में जाना है, वो बच्चा यहाँ पर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत डेडिकेशन के साथ में लेता है और सेल्फ स्टडी वाले मोड में आराम से वो 3 से 4 महीने में बढ़िया तरीके से जो भी इसके बैकलॉग्स होते हैं उसको क्लियर करता है। जब आपके यहाँ पर 2 फेज़ निकल जाते हैं, फिर उसके बाद में तीसरा फेज़ आपके अपने पढ़ाई का आता है और इसको हम लोग कहते हैं फेज़ नंबर 3 और ये फेज़ नंबर 3 मेरे दोस्त होता है रिवीजन का। यहाँ पर ये होता है सेल्फ स्टडी और रिवीजन में क्या फ़र्क है? सेल्फ स्टडी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप यहाँ पर जो-जो टॉपिक आपके बाकी हैं, उन अधूरे चीज़ों को आप यहाँ पर पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पढ़ाते वक़्त में मैंने पूरे गणित के 28-30 चैप्टर पढ़ा दिए। इसमें मान लीजिए ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया और किसी कारण आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ पाएँ या हो सकता था कि उस समय आपकी कोई परीक्षा आ गई हो, कॉलेज का पेपर हो गया हो, कुछ हो गया हो, तो सेल्फ स्टडी मोड में आप उसको बैकलॉग को अपने क्लियर करते हो, ठीक है? अब जब यहाँ से पूरा-पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाता है, तब उसके बाद में आप आते हो रिवीजन में। इन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, इसके अंदर में कई आपके सवाल छुपे हैं, तो आराम से अभी पूरी वीडियो को देख करके तब उसके बाद में जाना। अचानक से मेरे मन में आया कि मैं डिस्कस कर लूँ, तो मैं कर रहा हूँ, हालाँकि बहुत कम मैं ऐसी चर्चाएँ करता हूँ, तो मुझे लगता है कि पढ़ाना सही है, लेकिन हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके ऊपर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। अब जो तीसरा फेज़ आता है ना, वो होता है रिवीजन का।
और रिवीजन भी सेम काम मैं बता रहा हूँ आपको। रिवीजन डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर में। जिस बच्चे ने बहुत यहाँ पर अच्छी कोचिंग ली है, बहुत अच्छे तरीके से कोचिंग लेते वक्त में, बैच लेकर के पढ़ते वक्त में ध्यान से पढ़ा, तो वो जब मॉक देगा तो उसके मॉक की स्टार्टिंग होगी 90+ के मार्क्स से। जिसने थोड़ी कम पढ़ाई की उसके होंगे मेरे भाई यहाँ पर 80+ से। और जिसने बिल्कुल खत्म कहानी करी है तो उसके मॉक में शुरू में 200 के पेपर में इतने नंबर आएंगे, 90 बटे इतना या फिर इतना यहाँ पे। अब जैसे मानो यहाँ पर ये जैसे बच्चा है जिसने अच्छी कोचिंग शुरू की, उसके 90 से इनिशियल स्टार्टिंग होंगे, और यहाँ पर 5 या 10 मार्क्स के बाद में ही इसके 110+ का स्कोर आना शुरू हो जाएगा। इसके भी उसी तरह से बढ़ जाएंगे, 100+ आने शुरू हो जाएंगे, और ये भी बंदा 70 आने लगेगा। लेकिन इसके बाद जब मार्क्स आता है बढ़ाने को लेकर के कि अब मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, ठीक है, जिसकी कोचिंग बहुत अच्छी हो गई है उसको कुछ नहीं करना है, उसको खाली अपना रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन किताबों से अपने नोट से कर लेना है और प्रैक्टिस अपने पीवाईक्यू की किताबों से कर लेनी है। मान लीजिए आपने मॉक दिया, मॉक में आपको पता चला टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम एंड वर्क का वापस से एक बार नोट्स रिवाइज कर लो और पीवाईक्यू वाली किताब से क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद में टाइम एंड वर्क गलत नहीं होगा। तुम्हें पता चल गया कि फिजिक्स में यहाँ पर जो है मेरा इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन गलत हो रहा है, या यूनिट एंड मेजरमेंट का मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, खाली एक बार वहां जाकर के देखे और यहाँ पर ये चीज़ तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। यानी यहाँ पर जिस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होती है उसको जीवन में दोबारा आकर के पलट करके वापस से पूरा सिलेबस नहीं करना होता, उसको खाली करना होता है रिवीजन। और रिवीजन करते करते 110 के बाद 120, 120, 130, 140, 150, 160 तक लेकर के यहाँ तक ये चला जाता है। लेकिन जिसने शुरू में कोचिंग में ही ध्यान पे नहीं दिया, अब उसके ऑलरेडी 1 साल निकल गए हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी का भी 3-4 महीना उसने निकाल दिया है। अब जब यहाँ पर वो आता है तो वो कहता अपने आप से, यार मेरे को तो पढ़ते हैं ना 2 साल हो गए, पूरी दुनिया मॉक लगा रही है और यहाँ पर मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, एक काम करो छोड़ो पढ़ाई, हम भी क्या कूद जाते हैं, मॉक लगाने में कूद जाते हैं। ये दुनिया को देख करके ये भी मॉक देने कूद जाता है। और जब मॉक देने कूदता है तो 50, 60, 70 ज़्यादा खूब खींचेगा ना, खूब ताकत लगा लेगा तो 100, 110 नंबर पर जाकर के अटकेगा, लेकिन उसके बाद में इसके स्कोर 110 से बढ़ेंगे नहीं। फिर यहाँ पर ये बालक सर्च करता है हाउ टू इंक्रीज द स्कोर, और कहाँ सर्च करता है, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कि मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। ठीक है, इसको कभी किसी ने क्यों नहीं बताया कि बेटा तेरा सिलेबस ही पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था। इसको कोई ये भी बता दिया, क्या इसकी आंखें ये नहीं देखती हैं कि ये जब सिंगल डिजिट, इसका जब मॉक देता है तो मॉक में इसके जीएस में सिंगल डिजिट मार्क्स आते हैं, 5 नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं, 9 नंबर आते हैं। क्या वो इस बात का सबूत नहीं है कि तुम्हारा 50 नंबर में ही 5 नंबर आ रहा है, तो तुम 200 नंबर में तो फाइट ही नहीं करते, तुम तो 150 नंबर में फाइट कर रहे हो। असल में कमी यहाँ पर क्या है, इस बच्चे को ये पहचाननी होगी कि 200, 110 आ रहे हैं, कितने में, 200 में, बट वास्तविकता यहाँ पर ये है 100 नंबर मैथ इंग्लिश रीजनिंग को मिला के है, 10 नंबर इतना है। ये 100, 150 में आ रहा है और ये 50 में आ रहा है। यानी यहाँ काम करने की ज़्यादा जरूरत है, यहाँ काम करने की थोड़ी कम जरूरत है, ये समझो। क्या उसको ये नहीं पता कि वोकैबुलरी का बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब मैंने वोकैबुलरी नहीं पढ़ा। जहां बाकी लोगों ने वोकैबुलरी 7-7 हज़ार 8,000 पढ़ा है, हमसे 1000 वोकैबुलरी भी नहीं याद है, हमें 1000 इडियम भी नहीं याद है। करंट अफेयर का हर बार जब हम मॉक दे रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसका मतलब हमने तो करंट अफेयर जी शुरू भी नहीं किया है। स्टैटिक में अगर कोई हमसे आसाम का डांस पूछ ले तो हम बता देंगे, लेकिन पंजाब का पूछ ले, यूपी का पूछ ले, केरला का पूछ ले, कर्नाटका का पूछ ले तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी ये सारी चीज़ों के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। हमसे स्फीयर का फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, फ्रस्टम का फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो हम गुल हो जाते हैं, यानी हमने गहराई में नहीं पढ़ा है। तो यही होता है कि इसलिए बार बार मैं कहता हूं, इसके ऊपर में जितना काम करोगे, कोचिंग के समय में जितना काम करोगे, जितना बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी में भी टाइम कम लगेगा और यहाँ भी कम लगेगा। इसको जितना मजाक में लेके जाओगे, इसको जितना हल्के में लोगे, तो यहाँ दिक्कत तुम्हें यहाँ पर भी आनी है। और जब अच्छा खासा समय निकल जाएगा तो उसके बाद में तुम बोर हो जाओगे, तुम्हें मन ही नहीं करेगा वहां पर कि भाई मैं यहाँ दोबारा से पढ़ूं। फिर 2 साल के बाद में अपने आप से ये सवाल करोगे, चिड़िया थी वो चिड़िया, कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो मेरे भाई यहाँ पर चलती हैं मानो, कुछ ऐसी होती हैं जो उड़ती हैं। ये चिड़िया अभी बचपन में भी जन्म ली थी, यहाँ पर दूसरों को देख करके ना ये चलना सीख पाई, ना उड़ना सीख पाई, कूदते रह गई, फुदकते रह गई। तुम्हें वो नहीं बनना मेरे भाई। यहाँ पर ये जो बढ़िया तरीके से मॉक में नंबर लेकर के आ रहे, इन्होंने अपने सिलेबस पर पकड़ बनाई है, किला बनाया है उसको एकदम बेहतर। तुम इनसे जाकर के कोई भी डाउट पूछो, ये तुम्हारे डाउट बता देंगे। लेकिन क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि कोई तुमसे आकर के डाउट पूछे और तुम उनको बता पाओ? नहीं हो। इसका मतलब अभी तुम्हारा सिलेबस कच्चा है, अभी तुमने तैयारी पूरी नहीं की है। अब बोलोगे मास्टर साहब सिलेबस कच्चा है बोल बोल के फिर आप बोल देते हैं जाओ सिलेबस पढ़ो, और फिर जब किताबों में हम जाते हैं हमें नींद आने लगती है, हमारा यहाँ पर लगता है यार क्या ही पढ़े, बोर लग रहा है, सिंधु घाटी तिंदु घाटी ये सब क्या ही है, वही अरिथमेटिक वही एडवांस। ठीक है, तो उसको भाग करके हम लोग आते हैं, सोचते हैं जी मॉक से प्रैक्टिस कर लेंगे। आधे यूट्यूबर आधे टॉपर तो यही कहते हैं जी यहाँ पर रीजनिंग की जो है तैयारी मॉक से हो जाती है, मॉक दे दो। उनकी बातें सुन करके हम आ गए मॉक देने, सेक्शनल मॉक देने। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? अरे वो इसलिए कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से बताता है। कोई भी व्यक्ति, अगर तुम ये पूछोगे ना कि अंबानी इतना अमीर कैसे बना, तो अंबानी जो है कभी आदित्य बिरला की स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे। जो अंबानी जिस तरीके से आगे बढ़े वो अपने तरीके बताएंगे, और जिस मुकाम पर है उसके ऊपर बात करेंगे।
तुम्हारे पास जेब में 100 रुपए हैं तो वहां से धंधा कैसे करना है वो अंबानी अब वो नहीं बताएंगे, 1000 करोड़ की बात सीधा करेंगे, 100 करोड़ की बात करेंगे। कोई टॉपर अगर बहुत ऊपर लेवल पर जा चुका है तो हमेशा उसके मुंह से देखना। रीजनिंग के लिए पूछोगे तो क्या कहेगा, मॉक लगा लो। लेकिन गधा आदमी, जब सोचो वो खुद टॉपर, जब वो तैयारी कर रहा था, जब वो अपने तैयारी की इनिशियल फेज में था, तो क्या उसने मॉक से शुरू कर दिया था? नहीं ना, उसको ये तक नहीं पता सिटिंग अरेंजमेंट में गोला कैसे बनाते हैं, राइट और लेफ्ट में कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कैसे कैंसल आउट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की क्या कहानी होती है। तो उनकी बातों को सुन रहे हैं, सुनिए सबकी, करिए अपनी। समझ में आ रहा है बात? यहां पर करिए अपनी, आप अपने फेस को देखिए आप कहां पर हैं और उसके आधार पर आप अपनी शुरुआत करिए। तो मेरा जो पूरा कहने का मेरे भाई तात्पर्य था वो ये था कि अगर आप यहां पर ये जो सक्सेस की ग्राफ है, यहां पर जब देखते हो ना, फेज 1 से फेज 2 यहां पर ऐसे जाते हो, फिर फेज 3, फिर फेज 4, तो अगर आप यहां से बच्चों यहां जाना चाहते हो ना, तो याद रखना आपको ये चीज बहुत एकदम ऐसा बनाते चलो ना कि इसको एकदम कर लिया तो वापस नहीं आना। इस मुकाम पर पहुंच गए तो बेशक थोड़ा धीरे हो जाएंगे, एकदम से ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे, लेकिन नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज को एक बार कर लिया, अगर एक बार सिलेबस कर लिया तो दोबारा फिर आकर के फिर पूरा सिलेबस नहीं करना, खाली रिवीजन करना है। एक बार पूरी किताब लगा ली तो किताब के 350 क्वेश्चन सिर्फ पहली बार लगाने, दूसरी बार उन 350 क्वेश्चंस में जिन जिन क्वेश्चंस को सर्कल किए हैं खाली उनको लगाएंगे, तीसरी बार उसके अंदर में भी जिन क्वेश्चंस के सर्कल पर 2 स्टार हैं खाली उनको लगाएंगे, 1 स्टार वाले को भी नहीं लगाएंगे। इस तरह से जब तुम तैयारी करते जाओगे तुम्हारी सिलेक्शन सुनिश्चित है। हमने अपनी रणनीति के आधार पर 5-5, 6-6 नौकरियां एक बार में निकाली हैं। सोचिए, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो हमने नहीं निकाली। वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आईबी, एनटीपीसी, तमाम तरह की परीक्षाएं। आज भी मुझे सिर्फ 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन मैक्स टू मैक्स अगर आप दे देंगे कि गुरुजी पढ़ाना छोड़ दीजिए, आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, हमारे जो वोकैबुलरी है, जो ग्रामर है, बाकी चीज़ें उसको रिवाइज करके देंगे, कल का कल मेरे भाई यहाँ बता दो। 30 दिन मतलब 20 दिन का भी तुम खाली हमको समय दे दो और 20 दिन के बाद में बोल दो इस बार का सीजीएल का फॉर्म भर के अपनी नौकरी निकालना, 20 दिन में निकाल लेंगे। मैथ है ही भाई, इंग्लिश के अंदर में रिवीजन मुझे करना है, कुछ है नहीं। रीजनिंग मेरा कंप्लीट ही है, ऐसे भी आज भी अगर दोगे तो 50 में 40 तो लेकर के आ जाऊंगा, रिवीजन करने में 50 में 50 है। जीएस मुझे खाली पढ़ना होगा, खाली वो रिवाइज करना होगा, करंट अफेयर और स्टैटिक। ये रणनीति पता है ना हमें, हमें क्या करनी है, हमें पता हमारी कमजोरी है, हमारे पता है, जैसे मैंने अपनी वीकनेस बता दी, ठीक है, तो वो वीकनेस पर काम करूंगा, काम खत्म। आप वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दुनिया को देख करके अपनी चाल को बदलते हैं और ऐसे में कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। पढ़ते वक्त में भी क्लास के अंदर में आपका दिमाग 10 जगह भटकता है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, उस मास्टर का वीडियो आ गया वो देख लेते हैं।